जी, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, विशेष रूप से लेटर वैदिक पीरियड हम लोग समझेंगे। जो काल है वैदिक सभ्यता का ही दो खंड हुआ, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है ना 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में रहता है। यह जो काल विशेष रूप से इसमें जो है परिवर्तन होता है जब 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में आसपास में जब लोहे का खोज हो जाता है तो ये पूरी सब व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे कि किसी भी काल को पढ़ने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो है धार्मिक जीवनों को समझना होता है। तो इन सभी जीवन में परिवर्तन जो देखने को मिलता है 1000 ईस्वी पूर्व में जैसे ही लोहे का जो खोज हो जाता है उसके बाद जो है सभी व्यवस्थाएं जो है ना प्रभावित होती है। सभी व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि जब लोहे की खोज होती है तो अर्थव्यवस्था सीधे एकदम बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था सही होती है तो स्वाभाविक है कि जिसके पास अर्थ होगा उसकी राज व्यवस्था भी ठीक होगी, उसकी राजनीतिक जीवन भी सही होगी। और जिसके पास अर्थ होगा, राजनीतिक होंगे तो उसके समाज में भी बदलाव होंगे और समाज के साथ साथ जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा दान दक्षिणा वगैरह देता है, यानी धार्मिक स्थिति भी बदलाव होंगी। तो ये हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कालखंड क्या था, राजनीतिक जीवन क्या थे। तो उस समय जन का आकार बड़ा हो गया था। हमने पिछली क्लास के वीडियो में समझा था कि जो एक कुल के लोग जिस कबीला में रहते थे उसे जन कहा जाता था, लेकिन उसी कबीला के आकार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी यहाँ देखेंगे जब वो जन का आकार बढ़ा तो उसका नाम हो गया जनपद। इनमें क्या होता है कि एक से अधिक जन को मिलाकर एक अलग जनपद का निर्माण किया गया। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत कबीला और पुरु कबीला यानी भारत जन और पुरु जन मिलकर एक नए जनपद का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है कुरु जनपद। यानी यहाँ पे जन का जो है आकार बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से तुवर्सु जन और किरवी जन मिलकर एक नए जनपद का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है पंचाल। तो आप आज भी देखेंगे कि गांव में जो है एक गांव के अंदर कई टोलियां बसी हुई है, लेकिन पहले क्या था कि एक टोली जो है सिर्फ वो एक गांव के रूप में, एक जन के रूप में कहा जाता था। लेकिन वही इसका क्रम बढ़ाते हुए क्या हुआ कि कई जन को मिलाकर एक जनपद का निर्माण किया गया, यानी जन का आकार को बढ़ा दिया गया इस उत्तर वैदिक काल में। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में समझा था कि राजा की शक्ति का जो है शक्ति में वृद्धि नहीं था, राजा की शक्ति जो है एकदम सीमित अधिकार था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कि राजा का महत्व तो बढ़ गया और राजा की शक्ति भी बढ़ गई। उस समय क्या था कि ये ऋग्वैदिक काल में आप देखें कि उस समय सभा, समिति, विदत इस प्रकार की जो संस्थाएं थी उसके पास पावर था कि कैसे उस जो है उस क्षेत्र का राजनीतिक जीवन का संचालन किया जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही राजा की शक्ति में वृद्धि होती है तो आप आगे देखेंगे कि अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। और उसके बाद भी जो है उस क्षेत्र का जो मुखिया, उस क्षेत्र का जो राजा होता था, अब इस उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कि यह पद जो है वंशानुगत हो गया। यानी पहले पिता तो उसके बाद उसके पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, तो ऐसे पद का जो है ना वंशानुगत कर दिया गया। ठीक, आप देखेंगे कि रत्नियों की संख्या बढ़ा दी गई। पिछली क्लास की वीडियो में बताया था कि रत्नी उसे कहते हैं जो अधिकारी होते थे, राजा के साथ जो राजा के कार्यों में मदद करते थे उसे आज के समय में अधिकारी कहते हैं और उस काल में हम उसे रत्नीन कहते थे। तो आप देखेंगे कि जो पूर्व वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उसमें रत्नीन की संख्या कम थी, यानी अधिक अधिकारियों की संख्या नहीं थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि पुरुष अधिकारी, सेनानी अधिकारी और इस तरीके से पुरोहित अधिकारी, ऐसे अधिकारी यानी ऐसे रत्नीन थे। लेकिन ठीक इस तरीके से उसमें रत्नीनों की संख्या को बढ़ाकर उसके पद की संख्या बढ़ाकर टोटल 17 कर दी गई। तो कहा जा सकता है कि अब जो है राजा का अधिकार बढ़ गया और वो मंत्रियों का जो है ना अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाने लगा और कार्य का विस्तार कर दिया। आप देखे होंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो कर की प्रथा थी वो स्वेच्छा से दी हुई, यानी बलि, स्वेच्छा से जो त्याग कर दिया वो स्वेच्छा से लिए हुए बलि को ही कर कहा जाता था। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि कर की व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। अब जो है स्वेच्छा से कर की जगह पर अब स्वेच्छा से कर को हटाकर इसके जगह पे नियमित कर दिया गया कि यह नियमित टैक्स जो है लिया जाएगा।
तो स्वाभाविक है कि जब टैक्स की वृद्धि होगी तो उस कालखंड में राजा के पास जो है अधिक अर्थव्यवस्था होगा और अच्छे ढंग से जो है ना राजनीतिक जीवन को व्यतीत कर सकता है। इस समय अभी आप देखेंगे अभी भी सेना जो है और न्याय के लिए अभी भी पूर्णतः कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं मिलता है कि जो है आप देखेंगे कि सेना जो है नियमित हो या न्याय की जो है व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ हो, तो ऐसा देखने को नहीं मिला है इस उत्तर वैदिक काल में। अब आप देखेंगे कि राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक जीवन में आपने ऋग्वैदिक काल में समझा था कि समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी वह थी परिवार, और परिवार के बाद अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि परिवार से बड़ा हो गया ग्राम, और ग्राम से बड़ा हो गया विश्व, और विश्व से बड़ा हो गया जन, और उसके बाद आ गया जनपद। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई यहाँ पर भी आपको परिवार ही देखने को मिलेगा, और ठीक इसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व और इसके बाद जन। तो ये जो है सामाजिक जीवन में मनुष्य किस प्रकार के जो है इकाइयों में बटा था वह देखने को यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद वर्ण व्यवस्था में कौन वर्ण जो है सबसे ज्यादा पावरफुल था, किसका जो है ज्यादा महत्व था, तो ये आप देखने को मिलेगा कि सबसे पावरफुल में ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण से नीचे यहाँ दिखाया जाता है क्षत्रिय को, और क्षत्रिय से नीचे दिखाया जाता है वैश्य को, और वैश्य से नीचे जो रहते हैं वह शूद्र कहते हैं। तो इस क्रम में मैंने सजाया है, जिसको आरोही अवरोही क्रम में आप इसको समझ सकते हैं आसान तरीके से। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द आया है। गोत्र का मतलब होता है गौधन एकत्र करने वाले, मतलब जो लोग पशुपालन करते थे, गौ का गाय का दूध, घी, दही, ये जो इकट्ठा करते थे उन्हें गोत्र कहा गया। ऐसे यहाँ पर शब्दों का विवेचना मिलता है। ठीक इसमें आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसी काल में आश्रम की व्यवस्था की शुरुआत होती है, और इस समय कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था होती है। जो 0 से लेकर 25 वर्ष के आयु के जो लोग होंगे वह ब्रह्मचर्य का नियम पालन करेंगे। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि गृहस्थ का नियम, गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करने वाले जो है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के आयु के लोग को गृहस्थ जीवन का जो है पालन करना होता है। और कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति अपने अगर ईश्वर के कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो वो ईश्वर के कर्ज से मुक्त होने के लिए उसे संन्यास लेना होता है। अगर पिता के कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए जो है गृहस्थ जीवन अपनाना होता है। गृहस्थ जीवन महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहा जाता है कि जो है अगर कोई व्यक्ति वंश को आगे बढ़ाता है तो वो सभी आश्रमों से सबसे बेहतरीन आश्रम जो होते हैं वह गृहस्थ आश्रम होते हैं। तो इसकी जो आयु निर्धारण की गई थी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के उम्र के लोगों को जो है गृहस्थ जीवन अपनाना होता था इस आश्रम व्यवस्था के आधार पर। और वही वानप्रस्थ आश्रम का मतलब हो गया 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के आयु के लोगों को वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना होता है। इसमें क्या होता था कि इसके अंतर्गत जो वानप्रस्थ का मतलब हो गया कि जो गृहस्थ जीवन में है, जो ब्रह्मचर्य जीवन के लोग हैं, उनको शिक्षा देने का काम ये लोग करते थे। जैसे इनका जो है एज होता था, ओल्ड एज जो जब अनुभव बढ़ता है तो एक दूसरे को शिक्षित करने का काम करते थे। इस जीवन कालखंड को हम लोग वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। और संन्यास जीवन यानी 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच की आयु के लोगों को जो है संन्यास जीवन अपनाना। जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो अब वो ईश्वर के में लीन होने के लिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर में बिल्कुल लीन होना जो है संन्यास जीवन कहलाया। जो 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु के लोगों को कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ से एक ही काम करेंगे, ईश्वर का भजन कीर्तन करेंगे और अपनी मृत्यु का इंतजार करेंगे। ऐसे जो है इस जीवन कालखंड को संन्यास जीवन कालखंड कहा गया। तो आप देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने यहाँ पे नोट भी किया कि इसमें सभी आश्रमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम था वह गृहस्थ आश्रम कहा गया। इस समय के जो है ना सामाजिक जीवन में आप देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिलती है। यानी यहीं से आप देखेंगे कि पर्दा प्रथा की आदि की शुरुआत हो जाती है। इसमें आप देखेंगे समिति विदत में भागीदारी जो है अब बंद कर दी जाती है। और इस समय भी आप देखेंगे जब स्टडी वगैरह करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है सिर्फ यही अधिकार था कि वो कढ़ाई, कताई, बुनाई वगैरह कर सके, यानी सिर्फ घरों के काम कर सकती थी लेकिन बाहर के काम नहीं कर सकती थी। तो ये चीज़ें आपको देखने
देखने को मिलती है कि इस कालखंड में जो ना उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में जो है ना धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हो गया था। वही ऋग वैदिक काल में जो ना स्त्रियों की स्थिति जो है अभी भी ठीक ठाक थी, और उससे पहले जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था उसमें भी आप देखेंगे कि स्त्रियों की अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत अच्छी थी। अब आप आगे देखते हैं, ठीक इसके बाद आर्थिक जीवन में, आर्थिक में क्या बदलाव होता है, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होता है। तो सीधी बात, जैसे ही लोहे की खोज होती है तो इसमें जो है व्यवसाय जो है ना अधिक से अधिक बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि लोहे की खोज होने के बाद यानी मनुष्य का जो है सबसे प्रमुख व्यवसाय जो है अब हो गया था कृषि। यानी कृषि होना, जैसे मान लीजिए कि जब लोहे की खोज हो गई तो हल का बढ़िया एकदम अच्छे लोहे के फार वाले हल का निर्माण हुआ, और मतलब कृषि के जो है ना कार्य करना बहुत आसान हो गया, और इजीली जो है ना इसमें लोहे की खोज से जो है ना कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय के रूप में हो गया। और इसके पहले आप देखेंगे कि हम लोग जो कृषि करते थे सिर्फ अपने उपार्जन के लिए करते थे, स्वयं उपार्जन के लिए कृषि करते थे। लेकिन अब जो है इस उत्तर वैदिक काल में जो कृषि होता है वह अधिशेष कृषि होने लगता है। अधिशेष कृषि का मतलब होता है कि जब आपके उपार्जन से अधिक उपज करते हैं कृषि का, तो उसको हम अधिशेष कृषि कहेंगे। तो ये अधिशेष कृषि का जो है शुरुआत होने लगा जब अधिशेष, जब आपके खाने से ज़्यादा मात्रा में अगर आप भोजन इकट्ठा करते हैं, भोजन यानी कि उपज करते हैं अपनी कृषि का, तो स्वाभाविक है कि आप उसको जो है ना कहीं बेचेंगे और उसको कहीं ना कहीं व्यवसाय के रूप में लेकर चलेंगे, तो उससे भी आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो यहाँ पर भी जो आप देखेंगे कि लोहे की खोज होने से कृषि जो है अधिशेष अवस्था में चली जाती है। अब इसी में आपको एक और चीज देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता से एक प्रमाण मिलता है कि 24 बैल वाले हल का प्रमाण मिलता है। यानी अभी आप हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर से जो जुताई करती है 9 फार वाले जो ट्रैक्टर होते हैं हल, लेकिन उस समय जो है ना 24 फार से, यानी 24 फार लगाकर 24 बैल लगाकर और तब खेतों की जुताई होती थी। उस समय बड़े बड़े खेत भी होते थे। लेकिन आज तो हम लोग देख रहे हैं कि खेतों का बंटवारा जिस हिसाब से हो रहा है, अगर हमारी जो पीढ़ियां आएगी उसको मुझे लगता है कि 2-4 फीट में उसको गुजारा करना पड़ेगा, जिस तरीके से अगर चल रहा है अभी के समय में। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि काठक संहिता में 24 बैल वाले जो है हल का वर्णन मिलता है। ठीक, इसमें आप पहला प्रमुख व्यवसाय जो कृषि था, अभी भी दूसरा प्रमुख व्यवसाय के रूप में पशुपालन था, जो आप देखेंगे कि इसके पहले पूर्व वैदिक काल में यह प्रमुख यानी पहला प्रमुख व्यवसाय जो था पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह दूसरा प्रमुख व्यवसाय हो गया था पशुपालन। अब इसमें उद्योग का एवं व्यापार का विकास शुरू हो गया। जैसे अधिशेष कृषि होना प्रारंभ हुआ तो स्वाभाविक है कि आप उसे सेल करेंगे तो ये उद्योग के अंतर्गत जाएगा, आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार में डेवलपमेंट होता है। विदेशी व्यापार का मिला है, विदेशी व्यापार का प्रमाण जो है मिलता है कि अब यहाँ से जो है ना अनाज जो है दूसरे देशों में बेचा जाना लगा। लेकिन अभी भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में यानी फॉरेन ट्रेड की प्रमाण मिलता है, लेकिन सिक्कों का प्रचलन नहीं मिलता है। इस काल में आप देखेंगे कि आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ शुरू हो गया। यानी सबसे पहला हमारी नगरीकरण सभ्यता जो थी वह सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल जो आया, यानी वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक काल जो था वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे जैसे ही लोहे का डेवलपमेंट होता है, लोहे की खोज होती है उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ से ग्रामीण सभ्यता से हम लोग नगरीकरण सभ्यता के रूप में प्रवेश करना शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पे प्रमुख बिंदुएं हैं कि उस समय की जो नदियां थी उसका प्राचीन नाम क्या था और अभी वर्तमान में हम उसका नाम क्या रखते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी आधुनिक नाम जो झेलम नदी है, उस झेलम नदी को पहले वितस्ता कहा जाता था। इस बिंदु को 2-4 बार अगर आप देख लीजिएगा तो निश्चित ही आप अच्छा उत्तर दे पाइएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप देखेंगे कि वितस्ता जो है झेलम नदी को कहा जाता है, और उस तरीके से पुरुषनी नदी, रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था। यानी अभी के समय में जो रावी नदी है, आधुनिक रावी नदी, उसे क्या कहा जाता था? पुरुषनी नदी। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे सुतुद्री नदी, जिसे सतलज नदी कहते हैं, पंजाब क्षेत्र में स्थित है,
तो सतलज जो है सुतुत्री, इसको सुतुत्री कहा जाता था पहले सतलज नदी को। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब होता है सदा बहने वाली नदी, सदा बहने वाली नदी जिसे सदा नीरा, इसे गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है। 2-4 बार पढ़ लेंगे एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। गंडक नदी को क्या कहते हैं, तो सदा नीरा पहले कहा जाता था। अब कोई प्रश्न आ गया कि सुतुत्री किस नदी का प्राचीन नाम है, तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो पुरुषनी नदी है। 2-4 बार उलट पुलट कर पढ़ेंगे एकदम निश्चित याद होगा। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वितस्ता है। झेलम नदी अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है, डल झील के पास में। आप देखेंगे यहाँ पर अस्किनी नदी जो है चिनाब में, चिनाब को अस्किनी नदी कहा जाता है। यह भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। यानी चिनाब नदी को क्या कहा गया, तो अस्किनी कहा जाता था पहले। कुब्रू नदी यानी कुर्रम को कुब्रू नदी कहा गया। इस तरीके से आप देखेंगे विपाशा, ये विपाशा तो आपको याद ही होगा, यानी अपने बॉलीवुड की एक जो है फिल्म अभिनेत्री भी है। तो ये विपाशा जो है, जिसका जो है पुराना, किसका पुराना नाम है, तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, विपाशा है। ठीक इस तरीके से आप देखेंगे सरस्वती घग्गर नदी को कहा जाता था। एक बार और हम इसको देखते हैं कि वितस्ता किस नदी को कहेंगे, झेलम नदी को। वितस्ता किस नदी को कहा जाता था, झेलम नदी को। पुरुषनी किस नदी को कहा जाता था, रावी नदी को। पुरुषनी किस नदी को कहते थे, रावी नदी को। सुतुद्री किस नदी को कहेंगे, सतलज नदी को। सुतुद्री किस नदी को कहेंगे, सतलज नदी को। सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है, तो गंडक को। सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है, गंडक नदी को। अस्किनी किसे कहेंगे, तो चिनाब नदी को। अस्किनी चिनाब नदी को, अस्किनी चिनाब नदी को। कुब्रू किसे कहेंगे, कुर्रम नदी को। कुब्रू किसे कहेंगे, तो कुर्रम नदी को। विपाशा किसे कहेंगे, ब्यास नदी को विपाशा कहा गया। ब्यास नदी को विपाशा कहा गया। सरस्वती नदी किसका जो है पुराना नाम है, तो घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती है। तो ये आपने समझ लिया कि आर्थिक जीवन के आधार में ही आपको ये थोड़ी बहुत नदियों को भी समझना था। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे धार्मिक जीवन की तरफ। तो धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में देखेंगे यज्ञ, कर्मकांड और बहुत सारे ऐसे लौकिक कर्मकांड थे, उस पर महत्व बढ़ गया। यानी उत्तर वैदिक काल में लोग जो है ना जादू टोना, साप या फिर आशीर्वाद या इस तरीके से क्षमा, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जो है अपने ये चीज होता है कि इच्छा पूर्ति संबंधित पूजा पाठ, तो इसका जो है ज़्यादा महत्व बढ़ गया। तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि लोग इससे परेशान हो गए। जब इससे ज़्यादा परेशान हो गए विश्वास अंधविश्वास से, तो इन्हीं के बाद हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। बौद्ध धर्म का जो है निर्माण होता है, जैन धर्म का निर्माण होता है। फिर यहाँ से लोग टूटना शुरू हो जाते हैं और अन्य धर्म अपनाना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ था कि यज्ञ और कर्मकांड की जो है ना महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और इसी कालखंड में आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में एक संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। इस समय के जो प्रमुख देवता जो थे प्रजापति, उस तरीके से आप देखेंगे विष्णु, रुद्र, पूषण, ये जो है प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर यज्ञ जो है अलग अलग प्रकार की यज्ञ की व्यवस्था थी। जो राजा अपने प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ करवाते थे। राजसूय यज्ञ जो था प्रतिष्ठा के लिए होता था। इस तरीके से वाजपेयी यज्ञ जो है शक्ति के प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। यानी कोई राजा अपने पावर को शो करना चाहता था तो उस समय जो है क्या होते थे, वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। अभी भी देखिएगा कि शक्ति के प्रदर्शन हेतु शक्ति अभी भी कई जगह सैन्य अभ्यास होते रहते हैं अन्य देश, किसी दूसरे देशों के लिए, और वहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन कराया जाता है। तो उसको हम लोग सैन्य अभ्यास के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय जो है सैन्य अभ्यास यानी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। ठीक इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ जो है राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा पूजा पाठ करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा उस क्षेत्र को क्या किया जाता था, अधिकार में लिया जाता था, वहाँ पर युद्ध किया जाता था। कि जिस क्षेत्र में घोड़ा चला गया, कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो उस राजा से कहा जाता था कि आप हमसे युद्ध करो, अगर जीत गए
तो ये जो है तुम्हारा हो जाएगा, और नहीं जीते तो उस क्षेत्र को अपने विस्तार राज्य के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया जाता था। तो ये एक अश्वमेध यज्ञ था जो राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। यज्ञ में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि कर्मकांड और बलि की प्रधानता अधिक होगी। अब बलि में आप देखेंगे कि जानवर की बलि देना, नर की बलि देना, इसकी प्रधानता अधिक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने लगी। यही कारण है कि यहाँ से लोग जो है टूटना शुरू कर देते हैं और अलग अलग धर्मों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हमारे एक लेटर वैदिक काल की कुछ कालखंड थे। इसको आप लोग पहले अच्छे तरीके से स्टोरी पूर्वक समझ ले, इसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं तो निश्चित अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद के कालक्रम में, इसके बाद के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।